नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को बिल्कुल पता होगा कि अपनी जो सीडीपी की क्लास है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है, जिसमें हम लोगों ने तकरीबन 9 क्लास को पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज दोस्तों आपका 10वें नंबर का क्लास है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग विस्तार से चर्चा करने वाले हैं अधिगम के कुछ नियम के बारे में। यानी कि दोस्तों ये टॉपिक आपका जो है सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि यहाँ से आपके हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आप इससे पहले की वीडियो को ना देखे हो तो उसे जरूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ भी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को बिल्कुल समझाया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से, विस्तार तरीके से चीज़ों को आपको समझाया गया है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सबसे पहले अधिगम के नियम के बारे में देख लेते हैं। दोस्तों, अगर अधिगम के नियम के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि अधिगम का जो अर्थ होता है वो सीखना होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और सीखने के नियम को सबसे पहले जो प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक साहब थे उन्होंने दिया था, जिसके कारण हम इन्हें प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं। इन्होंने सीखने के 2 नियम दिए थे। तो यहाँ से आपके बार बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि जो प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे वो कौन थे, तो आपका उत्तर थॉर्नडाइक सही हो जाएगा। और कभी कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जो सीखने के 2 नियम है वो किसने दिए थे, तो उसे थॉर्नडाइक ने दिए थे। और कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने नियम दिए थे, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि इन्होंने सीखने के कुल 2 नियम दिए थे। वहीं पर दोस्तों अगर इनके दोनों नियमों की बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर इनका आ जाता है मुख्य नियम, यानी कि ये आपको कभी कभी देखने को मिल जाता है प्राथमिक नियम के भी नाम से, और कभी कभी आपको ये प्रधान नियम के नाम से भी देखने को मिल जाता है। नंबर 2 पर बात करें तो नंबर 2 पर देख सकते हैं कि ये आपका गौड़ नियम और द्वितीयक नियम के नाम से भी कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि सीखने के 2 नियम कौन कौन से हैं, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि एक तो मुख्य नियम है और दूसरा गौड़ नियम है। अगर हम मुख्य नियम की चर्चा विस्तार से करें तो देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप यकीन मानिए इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं बिना स्किप किए हुए, तो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और यकीन मानिए आपके सीटेट में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से तो बिल्कुल भी गलत होने वाले नहीं है। बात करें दोस्तों मुख्य नियम के बारे में तो देख सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम को जो है वो 3 भागों में बिल्कुल विभाजित किया है, जो कि निम्न है। अगर इसकी हम विस्तार से चर्चा करें तो नंबर 1 पर इसका आ जाता है अभ्यास का नियम, नंबर 2 पर आ जाता है तत्परता का नियम, और नंबर 3 पर आपका आ जाता है प्रभाव का नियम। तो कभी कभी आपसे ये बिल्कुल सेट करने को भी पूछ लेता है कि इनका जो सही क्रम होता है वो कैसा है। तो अगर आपसे सही क्रम को भी लेकर के क्वेश्चन पूछे तो आप इसके अनुसार बिल्कुल अपना क्वेश्चन सही कर सकते हैं। बात करें दोस्तों नंबर 1 पर अभ्यास का नियम को लेकर के, तो देख सकते हैं कि थॉर्नडाइक का यह नियम बताता है कि आप किसी भी काम को जितना ज़्यादा करेंगे, यानी कि उस काम पर जितना अभ्यास करेंगे उसे आप उतना जल्दी ही सीख पाएंगे। यानी कि दोस्तों इनके कहने का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी काम को करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं और चीज़ों को बिल्कुल जितने अभ्यास करके आप सीखते हैं उतने ही जल्दी आप चीज़ों को सीख जाएंगे। नंबर 2 पर बात करें तत्परता का नियम को लेकर के, तो देख सकते हैं कि थॉर्नडाइक ने यह नियम देते हुए बिल्कुल बताया कि किसी काम को अगर आप बिल्कुल तत्पर होकर के करते हैं तो आप उसे बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे। यानी कि अगर आप बिल्कुल अंदर से तैयार हैं किसी चीज़ को सीखने के लिए तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप किसी के कहने पर कोई भी चीज़ें सीख रहे हैं तो आप बिल्कुल जल्दी नहीं सीख पाएंगे। तो यहाँ पर तत्परता के नियम से बिल्कुल अर्थ ये निकलता है कि अगर आप किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए बिल्कुल अपने तरीके से तत्पर हैं तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। वहीं पर दोस्तों नंबर 3 पर बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 3 पर इन्होंने बताया कि प्रभाव का नियम, यानी कि थॉर्नडाइक का यह नियम बताता है कि यदि सीखना जो है संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, लेकिन वहीं पर यदि सीखना असंतोषजनक है तो सीखना असंभव नहीं होता। अर्थात इस नियम में पुरस्कार और दंड को भी महत्व दिया गया। यानी कि दोस्तों इनके कहने का मतलब यह है कि अगर आप कोई चीज़ें सीख रहे हैं और वो संतोषजनक है तो आप उसे अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, जबकि अगर सीखना मान लीजिए असंतोषजनक हुआ तो आप उसे भी धीरे धीरे सीखेंगे चीज़ों को। लेकिन अगर यहाँ पर पुरस्कार और दंड को शामिल कर दिया गया तो आप वही चीज़ें जो कि आपके लिए असंतोषजनक है तो तब भी आप चीज़ों को सीख सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें आपकी अस्थायी नहीं रहेंगी, यानी कि आप उसे जल्दी से जल्दी भूल जाएंगे। वहीं पर दोस्तों अब अगले नंबर यानी कि 2 नंबर पर बात करें इनके गौड़ नियम के बारे में, तो देख सकते हैं कि इन्होंने गौड़ नियम के भी कुल 5 भाग बताए हुए हैं जो कि निम्न है। अगर इनकी हम विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि नंबर 1 पर आपका आ जाता है बहुक्रिया का नियम, यानी कि थॉर्नडाइक ने इस नियम के अनुसार जब व्यक्ति के सामने कोई भी समस्या आती है तो वह उसे सुलझाने के लिए अनेक प्रयास एवं अनुक्रियाएं करता है और इन अनुक्रियाओं के
करने का क्रम तब तक चलता रहता है कि जब तक कि वह सही अनुक्रिया के रूप में समस्या का समाधान नहीं कर लेता है। इस प्रकार अपनी समस्या के सुलझने पर व्यक्ति संतोष का अनुभव करता है। यानी कि दोस्तों इनके कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी समस्या से ग्रसित हो जाता है तो वह उस समस्या को सुलझाने का बहुत बार प्रयास करता है। यहाँ आप नाम से भी देख सकते हैं, बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि बहुक्रिया का नियम, यानी कि किसी समस्या को बार बार सुलझाने का प्रयास करता है और जब वह समस्या उसकी सुलझ जाती है तो वो संतोष का अनुभव करता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो बार बार समस्या को सुलझाने का प्रयास किस नियम के अंतर्गत किया जाता है, तो आपको उत्तर में बिल्कुल सही करना है कि बहुक्रिया का नियम। ये जो थार्नडाइक साहब ने गौड़ नियम में आपने बताया था, वहाँ से ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 2 पर बात करें आंशिक क्रिया का नियम के बारे में विस्तार से, तो देख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करके सीखते हैं। यानी कि इस तरीके से अगर हम चीज़ों को सीखते हैं तो वो अत्यधिक सरल और शीघ्र और सरल हो जाता है। यानी कि दोस्तों इनका मतलब ये है कि मान लीजिए आपके पास कोई काम है और उस काम को आप नहीं कर पाते हैं, तो आप उस काम को छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए, फिर उस एक एक काम को करिए, तो चीज़ें आपकी आसान भी हो जाएंगी, सरल भी हो जाएंगी और यथाशीघ्र आपका वो जो काम है वो हो जाएगा। यानी कि इससे ये क्लियर होता है कि आप अपने कार्य को बिल्कुल विभाजित करके छोटे छोटे रूपों में कर सकते हैं। अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 3 पर आपका आ जाता है मनोवृत्ति का नियम। यानी कि यह नियम यह बताता है कि किसी काम को करने के लिए जितनी धनात्मक अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को हम कम सीखेंगे। यानी कि दोस्तों इसका कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आप जितना ज़्यादा काम को सीखने के लिए तत्पर होंगे उतने जल्दी आप काम को सीख जाएंगे और अगर आप काम को सीखने के लिए तत्पर नहीं है तो आप काम को नहीं सीख पाएंगे। यानी कि दोस्तों ये जो आपका है तत्परता के नियम से लगभग मिलता जुलता रहता है। यानी कि आप जब काम करेंगे और उस काम में जितना ज़्यादा आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा उतने ही आपको काम करने में मन लगेगा और अगर आपको वहाँ पर जो उसकी अभिवृत्ति है वो ऋणात्मक होती है तो आपको काम करने का कम समय मिलेगा, काम करने में आपका कम मन लगेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इनके मुख्य नियम और गौड़ नियम थे उनकी हमने विस्तार से चर्चा की। अब अगले नंबर पर हम बात करें तो देख सकते हैं कि नंबर 4 पर इनका जो आ जाता है सादृश्यता का नियम। यानी कि इस नियम के अंतर्गत अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया की जाती है। यानी कि दोस्तों इनके कहने का मतलब ये है इस नियम के अनुसार कि आप मान लीजिए पहले के समय में कोई चीज़ें सीखे हुए हैं और उसी समान परिस्थिति में अगर आप किसी नई वस्तु को सीख रहे हैं सेम मेथड पर, तो वहाँ पर आपका सादृश्यता का नियम लग जाता है। बिल्कुल आप चीज़ों को आसानी तरीके से सीख सकते हैं। नंबर 5 पर बात करें तो देख सकते हैं कि साहचर्यात्मक क्रिया का नियम जो है, इस नियम का अभिप्राय पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना जो है वो साहचर्यात्मक क्रिया का नियम कहलाता है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आप पहले कोई काम किए हैं और सेम परिस्थिति में सेम तरीके से आप किसी भी काम को फिर नई स्थिति में करते हैं तो यहाँ पर आपका ये नियम लग जाता है। यानी कि आप साहचर्यात्मक क्रिया के तरीके से आप चीज़ों को अच्छे तरीके से सीख रहे हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपके मुख्य नियम और गौड़ नियम थे थार्नडाइक साहब ने जो दिए थे उनके बारे में हम लोगों ने बिल्कुल विस्तार से चर्चा कर ली है। अब अगर हम लोग बात करें विस्तार से, देख सकते हैं कि सीखने यानी कि अधिगम के नियमों का जो शैक्षिक महत्व है, इनका शिक्षा में क्या महत्व है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि तमाम विद्वानों ने सीखने की क्षमता को बढ़ावा देने के लिए सीखने के नियमों का जो शैक्षिक महत्व है वो निम्न प्रकार का दिया है। तो अगर हम इसकी विस्तार से चर्चा नंबर 1 पर देख सकते हैं करें तो देख सकते हैं कि उद्देश्यों की स्पष्टता, यानी कि उद्देश्यों में आपकी स्पष्टता होनी चाहिए। यानी कि अगर हम इसकी विस्तार से चर्चा करें तो देख सकते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में ज्ञान का उद्देश्य निश्चित, स्पष्ट और जीवनोपयोगी होना चाहिए। जब बच्चे उसे सीख लेंगे तो वह स्वतः ही सीखने के क्षेत्र में अपने ध्यान को एकाग्र कर सकेंगे। यानी कि दोस्तों अगर आप मान लीजिए किसी वस्तु किसी चीज़ को सीख रहे हैं तो वो अगर आपके जीवन में उपयोगी है, बिल्कुल निश्चित है, उद्देश्यपूर्ण है, स्पष्ट है, तभी जो है वो सीखना वो आपके काम का होगा, अन्यथा वो आपके लिए बिल्कुल कहीं न कहीं नुकसानदायक भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उद्देश्यों की बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए। अगर नंबर 2 पर हम बात करें तो अभ्यास जागृत करना, यानी कि शिक्षक को विषय अपना पाठ बार बार दोहरा करके अभ्यास कराना चाहिए। शिक्षक द्वारा छात्रों को यह बताना चाहिए कि बार बार अभ्यास करने से सीखा गया ज्ञान अस्थायी होता है तथा बिना अभ्यास के वह भूल जाता है। अभ्यास जागृत करने का यहाँ पर संदर्भ ये है कि मान लीजिए अगर आप एक शिक्षक हैं और आप अपने बच्चों को बिल्कुल पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो आप उन्हें ये समझाइए कि अगर मान लीजिए आप किसी विषय वस्तु को एक बार में याद कर लेते हैं और उसे बार बार आप दोहराते हैं तो वो आपका बिल्कुल अस्थायी ज्ञान हो जाएगा। यानी कि आप उसे लंबे समय तक नहीं भूलेंगे। और लेकिन अगर आप उस पर अभ्यास नहीं करेंगे, यानी कि आप उसको बार बार नहीं दोहराएंगे, तो आप चीज़ों को बहुत ही जल्दी भूल जाएंगे।
वहीं पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि अगले नंबर पर आपका आ जाता है तत्परता जागृत करना, यानी कि आपको उनके जो सीख रहे हैं बच्चे उनको बिल्कुल तत्पर करना होगा चीज़ों को सीखने के लिए। तो यहाँ पर विस्तार से देखिए, अगर हम बात करें तो बालक अपने कार्य को तभी सीख सकते हैं जब वह सीखने के लिए तैयार होंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है तत्परता के नियम में कि चीज़ें आप तभी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं जब आप उसे सीखने के लिए बिल्कुल तत्पर है। यानी कि तत्परता बच्चों की रुचि, उत्साह, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी रुचि कैसी है, उनका उत्साह कैसा है, उन चीज़ों को सीखने के लिए वो शारीरिक और मानसिक रूप से सीखने के लिए तैयार हैं अथवा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको ध्यान में रखनी है कि अगर बच्चे का रुचि है उस चीज़ को सीखने में, अगर वो बच्चा उत्साहित है उस चीज़ को सीखने के लिए, शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार है, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से वो सीख सकता है। अगले नंबर पर बात करें स्वक्रिया पर बल, यानी कि अधिगमकर्ता को स्वयं हाथों से कार्य करके सीखना चाहिए। इससे उसका अनुभव मजबूत एवं स्थायी होता है। इससे स्वनिर्भरता का विकास भी होता है। यानी कि दोस्तों आपको कोई भी काम अगर करना है तो आप स्वयं करिए, आप दूसरे के भरोसे पर मत रहिए। इस लाइन का कहने का मतलब यही है कि आप चीज़ों को तभी अच्छे तरीके से सीख पाएंगे और अस्थायी रूप से सीख पाएंगे जब आप उसको सीखने के लिए बिल्कुल तत्पर होंगे, स्वयं के हाथों से बिल्कुल करेंगे, यानी कि स्वयं से करेंगे, तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर आप दूसरे पर आश्रित हो जाएंगे तो आप चीज़ों को जल्दी ना तो सीख पाएंगे, और यदि मान लीजिए किसी कारणवश आप सीख भी लेते हैं तो आप चीज़ों को जल्दी से जल्दी भूल भी जाएंगे। वहीं पर दोस्तों अगले नंबर पर बात करें तो देख सकते हैं कि उपयुक्त ज्ञान आपका जो है सीखने के शैक्षिक महत्व को बढ़ावा देता है कि बालक की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करने के बाद ही सीखने वाले को उपयुक्त ज्ञान विधि का चुनाव करने में सहायता मिलती है। यानी कि दोस्तों बालक अपने शारीरिक और मानसिक रूप से कितना तैयार है उसके मूल्यांकन को करने के बाद ही आप उनके चीज़ों को सिखाइए। मूल्यांकन का अर्थ यहाँ पर ये होता है कि आप बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं कि बच्चा सीखने के लिए किस तरीके से तत्पर है, यानी कि वो सीखना चाहता है प्रयोग के माध्यम से, अभ्यास के माध्यम से, या किस तरीके से सीखना चाहता है। पहले आप उसका मूल्यांकन कीजिए, उसके बाद उसे उन चीज़ों को सिखाइए जिससे वो सीखना चाहता है, तो बच्चा जो है वो आपका जल्दी से सीख जाएगा। आई होप दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोगों ने उन टॉपिक को शामिल किया है जो कि आपके सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास शेयर भी कर दे जो आपके साथ सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी ही वीडियो आपको हर रोज देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।